बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत। अच्छा दोस्तों, अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने थ्योरी को जो है ज़्यादा डिस्कस किया, लेकिन आज से ऑनवर्ड जो है हम लोगों का ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल वर्क पे होगा। तो आज हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक है हम लोगों का पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन, या इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क भी कहा जाता है। कि जब आप लोगों की विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल हो गया, चाहे वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन आप लोगों ने कौन कौन से काम करने हैं। लाइक ये आप लोगों को एक ओवरव्यू इस स्लाइड के अंदर नजर आ रहा है कि ये सर्वर मैनेजर की जो है प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा है। अच्छा, विंडोज सर्वर 2003 के अंदर तो जब विंडो इंस्टॉल करते थे तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड जो है वो खुद ही चलना शुरू हो जाता था। लेकिन विंडोज 2012, 2016, 2019 सर्वर एंड 2022 सर्वर के अंदर जो है, जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो सर्वर मैनेजर ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कंप्यूटर का नाम सेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को वर्क ग्रुप या डोमेन जो भी ज्वाइन करनी है, और विंडोज के फायरवॉल जो आप लोगों ने अनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, रिमोट मैनेजमेंट आप लोगों ने अलाउ करनी है, निक टीमिंग एक नई टर्मिनोलॉजी आगे चल के इंशाल्लाह हम लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो वहाँ देखोगे ये मल्टीपल जो है नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड को जो आप लोगों ने कंबाइन करना हो, और इसके आप लोगों ने ईथरनेट की प्रॉपर्टीज आपने सेट करनी है, मतलब टीसीपी आईपी की आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आईपी वेरिएंट 4 की या 6 की, आईपी एड्रेस सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे वगैरह देना, या इसके अलावा आप लोगों ने एंटीवायरस रियल टाइम प्रोटेक्शन एनेबल डिसेबल करनी है, इंटरनेट एंड हाउस सिक्योरिटी फीचर एनेबल करना डिसेबल करना, टाइम जोन आपको सेट करना है, प्रोडक्ट की देनी है वगैरह वगैरह। ये एक आपको एक ओवरव्यू दिखा। तो आज हम लोग के सारे काम जो करके देखें, तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले जो हम लोग अपने कंप्यूटर का नाम चेंज करते हैं, कंप्यूटर का नाम जो है कैसे चेंज। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ क्लाइंट मशीनें हम लोगों ने बनाई हुई। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया उसके अंदर हम लोगों ने विंडोज 10, विंडोज 11 क्लाइंट साइड के ऊपर दो ऑपरेटिंग सिस्टम, और सर्वर साइड के ऊपर विंडोज 2019 सर्वर और 2022 सर्वर, ये हम लोगों ने 4 वर्चुअल मशीनें बनाई है। कहाँ पर बनाई है? हमारे लैपटॉप के ऊपर या हमारे पीसी के ऊपर हाइपरवाइजर का रोल हम लोगों ने इंस्टॉल किया। हाइपरवाइजर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर हम लोगों ने ये मशीनें बनाई थी। ये हाइपरवाइजर का इंटरफेस है जिसके अंदर देखिए आपको 4 मशीनें नजर आ रही है। इसके अलावा हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। लेकिन अब से ऑनवर्ड जो हमारा ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल वर्क पे होगा। तो अब जो थ्योरी वाला पार्ट भी होगा, लेकिन वो कम होगा, ज्यादा हम लोग प्रैक्टिकल काम करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग अपने इस मशीन का नाम चेंज करते हैं। अच्छा, मशीन का आप लोगों ने नाम चेंज करना हो तो नाम चेंज करने के जो है ना, इसके 3-4 तरीके हैं कि आप लोग, अभी मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करते हैं। अच्छा, और एक चीज और बता दूं आप लोगों को, नाम पर जाने से पहले, जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर आइकन नजर नहीं आ रहे होते। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमें तो आइकन नजर ही नहीं आ रहे। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अमूमी तौर पे आप लोगों का डेस्कटॉप इस तरीके से एम्प्टी होता है। तो डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स को विजिबल करना है, आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे, पर्सनलाइज पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद आप थीम्स पर क्लिक करोगे, और राइट साइड पे आ रहा है आपका डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, और जो जो आइकन आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो वो तो हम चेक बॉक्सेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर का नाम चेंज करना, दिस पीसी पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे, और देन यहाँ से आप रीनेम दिस पीसी। एक तरीका कार तो ये है। ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप जो है कंट्रोल पैनल के अंदर जाएं। पैनल के अंदर जाके भी, अच्छा, हम लोगों के जितने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होंगे ना, ज्यादातर हम लोग या तो कंट्रोल पैनल से करेंगे, या हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से करेंगे, या फिर जो है हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट के जरिए से करेंगे, या फिर हम लोग जो है कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर हम लोग जाके करेंगे। ये यहाँ से देखें, हम लोग सिस्टम की प्रॉपर्टीज को यहाँ से भी गेट कर सकते हैं। सेम वही काम जो आपको मैंने बताया कि आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज पर आओ, तब भी आपको ये चीज देखने को मिल रही है। या फिर आप कंट्रोल पैनल के अंदर आए, ऑल आइकन्स पर क्लिक किया, और आपने सिस्टम पर क्लिक किया, तब भी यही चीज आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ से एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से रीनेम दिस पीसी, यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, रीनेम दिस पीसी एडवांस सेटिंग, कि यहाँ से सिर्फ नाम नहीं चेंज कर सकते आप, बल्कि वर्क ऊपर डोमेन। और आज के इस लेक्चर में ये भी है कि हम लोग ज्वाइन करके देखेंगे इसको बाकायदा, कि डोमेन ज्वाइन करनी है वो उसका क्या तरीके का है। ठीक है। अच्छा, अब इतना लंबा आने के बजाय मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। आपके पास ये जो सर्च आ रहा है,
सर्च वाले जो बार आ रही है यहाँ पे आप लिखें sysdm.cpa। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ शॉर्टकट्स टिप्स ट्रिक्स भी सीखेंगे इंशाल्लाह, और जो है ना मैं आपको कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग कमांड्स के बारे में बताऊंगा। दोबारा से देख लें, या तो आप रन के अंदर लिखें। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ना sysdm, मैं खाली sysdm.cpa यहाँ से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या फिर विंडोज आर करूंगा तो रन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ sysdm.cpa और इसको मैं ओके करूँ। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज आ गई, इसका नाम मैंने चेंज करना, चेंज पर मैंने क्लिक किया। अभी इसका नाम जो है ना MCSC-PC01 है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं कर सकता हूँ Win10-PC01। ये कोई भी नाम रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अच्छा, जब भी आप लोग को नेटवर्क बनाएंगे तो सबसे पहले जो है उसकी प्लानिंग जो है ना वो जरूरी काम है। तो जब भी आप प्लान करते हो कि आप किस मकसद के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, मिसाल के तौर पे एक लैब एनवायरनमेंट है आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का, अब जितने पीसी हैं हर पीसी के बाहर आपको सीक्वेंस के हिसाब से कोई नाम रखोगे। किस चीज़ की लैब है वो, एमसीएस की लैब है, बीसीएस की लैब है, तो आप फॉर एग्जाम्पल एमसीएस की लैब तो उसका नाम रखो MCS लैब 01-PC01, या जो भी कोई आप लोगों की नेमिंग कन्वेंशन आप लोगों के यूज हो रही है आपके एनवायरमेंट को, उसके अकॉर्डिंगली आप नाम लिखो। लेकिन नाम आपने चेंज करना माई कंप्यूटर पे या जिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे है, या फिर आप विंडो सर्च के अंदर क्या लिखा है sysdm.cpa, तो डायरेक्ट आप जो है सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे आ जाओगे। और जब भी आप कंप्यूटर का नाम चेंज करोगे या कंप्यूटर के आप डोमेन चेंज करोगे, आपको रीस्टार्ट लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ऐसी पीसी सिस्टम सेटिंग्स है जिसको इफेक्टिव बनाने के लिए सिस्टम का रीबूट होना जो हुआ जरूरी है। आज हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस करनी है उसके अंदर एक तो ये हम लोगों ने नाम डिस्कस करना है, एक हम लोगों ने आईपी एड्रेस डिस्कस करना है। इतनी देर में वापस आता है तो मैं आपको आईपी एड्रेस की जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। वैसे तो आईपी एड्रेस का हम लोगों का कमिंग लेक्चर के इंशाल्लाह हम लोग जो डिटेल से डिस्कस करेंगे, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है। फिलहाल फॉर द टाइमिंग आप लोग सिर्फ ये याद रखें कि IPv4 की जो है ना वो 5 क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सिर्फ 3 यूज होती है, क्लास A, B और C। आपको कैसे पता लगेगा कि आईपी एड्रेस जो क्लास A का है, B का है या C का है? आईपी एड्रेस जो है ना बेसिकली 32 बिट का एक एड्रेस होता है, और ये 4 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल होते हैं। मतलब ऑक्टा, लफ्ज ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टेट का मतलब है जो आपके 8 बिट्स कैरी करता है। इसके 4 पोर्शन होते हैं, 4 खाने होते हैं, हर पोर्शन के अंदर इसके 8 बिट्स होते हैं। अगर तो पहले खाने में अगर लेफ्ट से इसको रीड करना शुरू करते हैं, पहले खाने में 0 से लेके और आप लोगों का 127 तक कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब है क्लास A का आईपी एड्रेस है। अगर पहले खाने में 128 से लेके 191 तक आ रहा है तो इसका मतलब है क्लास B का आईपी एड्रेस है। अगर पहले खाने में 192 से लेकर 223 तक कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब है क्लास C का आईपी एड्रेस है। अच्छा, क्लास A का जो आईपी एड्रेस है उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, यानी पहले खाने में उसको 255 आएगा, बाकी 3 बार 0 आएगा। क्लास B का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 255.255.0.0, 2 बार 255 और 2 बार 0.0। क्लास C का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 255.255.255.0। जी बिल्कुल, फादर टाइमिंग आप इनको रटा लगा लें, लेटर ऑन इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक नहीं है आईपी एड्रेसिंग का, ये तो वैसे बाय द वे जो है एक चीज आगे के इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर या पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क के अंदर हम लोगों को कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या टीसीपी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो आप लोग क्लास A, B, C आईपी वेरिएंट 4 का यूज करते हुए कोई भी एक आईपी एड्रेस साइन करो। अच्छा, क्लास D जो है बेसिकली ये होती है मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है, और क्लास E जो है रिसर्च पर्पज के लिए यूज होती है। आपने फिलहाल क्लास A, B, C जहन नशीन रखनी है। 0 से लेके 127 तक क्लास A, 128 से 191 तक क्लास B और 191 से 223 तक क्लास C। ठीक है, मशीन हम लोगों की वापस आ गई हुई है, रीस्टार्ट हो गया। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ दोबारा से। लॉगिन किया, एंटर नहीं किया। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया या दिस पीसी पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए। ये देखें जी, नाम हमारा जो है मशीन का चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता लगेगा, कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा मशीन का नाम, नहीं जी आ रहा है, ये देखिए ये मशीन का नाम आ रहा है, डिवाइस नेम Win10-PC01। ठीक है,
आपको मैंने बताया कि आप कंट्रोल पैनल से जाके भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लिखो sysdm.cpl, ठीक है, या आप एंटर करोगे और देन इसका आप जो है चेन के अंदर आगे यहाँ से इसका आप मशीन का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का पहला टास्क था कि हम लोगों ने मशीन का नाम जो है वो कैसे चेंज करना। अच्छा, नेक्स्ट अब ये है कि स्लाइड्स को भी साथ साथ मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए, मशीन का हम लोगों ने नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब हम लोगों ने इसका आईपी एड्रेस जो है वो सेट करना है। मशीन का आईपी एड्रेस सेट करने के लिए अभी फॉर द टाइमिंग आप एक काम ये करें कि जो मशीन को आईपी एड्रेस मिला हुआ है आप उसी में आईपी एड्रेस को जो है ना स्टैटिक कर दें। अब आईपी एड्रेस चेक कैसे करना है, ये नाम। अच्छा, आज हम कुछ ना बेसिक ट्रबल शूटिंग की कमांड भी सीखेंगे। तो ये कमांड जो आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप ओपन करोगे और आप सर्च के अंदर आए, रन के अंदर आए या फिर सर्च के अंदर आए, दोनों जगह कहीं पे भी आके सीएमडी लिखें और हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट को आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। कमांड प्रॉम्प्ट जब आपके पास रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, मशीन का नाम चेक करने की जो कमांड है वो है होस्ट नेम। स्क्रीन अगर छोटी नजर आ रही तो मैं बड़ा कर लेता हूँ उसको स्क्रीन को जी। अब ठीक है जी। होस्ट नेम की कमांड क्या करती है, ये आपको विंडोज एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता देते हैं। अभी अभी हम लोगों ने नाम चेंज किया है होस्ट। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसका आईपी एड्रेस चेक करना है। आईपी एड्रेस चेक करने की जो कमांड है वो है आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग लिखोगे तो ये आपको मशीन का आईपी एड्रेस सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेट पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दो कमांडें देखी और आप लोगों ने इन कमांड्स को जो नोट डाउन करना है। ये आपके ट्रबल शूटिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी है। आगे आप जो भी कोई कोर्स कर रहे हो, एमसीसी कर रहे हो, एमसीआईटी कर रहे हो, या आप पीएनसी कर रहे हो, या आप सिस्को की कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, तो ये बिल्कुल बेसिक कमांड्स हैं। होस्ट नेम या आईपी कॉन्फिग, L1 ट्रबल शूटिंग, L2 ट्रबल शूटिंग, L3 ट्रबल शूटिंग, सबके अंदर यूज होती है। होस्ट नेम कंप्यूटर का नाम देखने के लिए और आईपी कॉन्फिग आईपी एड्रेस देखने के लिए। अच्छा, स्क्रीन को साफ करना, अब सीएलएस लिखें। कमांड को रिपीट करना है, अप एरो या डाउन एरो से आप जो है ना कमांड जो अभी आपने एग्जीक्यूट किए हैं ये विंडोज एनवायरनमेंट में आप उनको चेक कर सकते हो। अच्छा, एक बताया मैंने आपको आईपी कॉन्फिग। अब दूसरी कमांड में आपको बता रहा हूँ आईपी कॉन्फिग स्पेस /r। इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? आईपी कॉन्फिग ने तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो आईपी एड्रेस बताया था, जबकि आईपी कॉन्फिग /r जब मैंने किया है तो उसने मुझे ये भी बता दिया कि किस इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन हुआ होगा। ये इसके वर्चुअल नेटवर्क डॉक्टर को असाइन हुआ होगा और किसने असाइन किया। अच्छा, अब ये, हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है जी। ये पूछ रहे हैं कि मशीन को हमने आईपी एड्रेस तो नहीं दिया, फिर इसको कैसे मिल गया। देखें, जब अगर हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और खुद से हम इसको मशीन को अपने आईपी एड्रेस ना असाइन करें ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो दो तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो आईपी एड्रेस गेट कर सकता है। या तो विंडोज की बिल्ट इन सर्विस होती है एपीआईपी है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, या फिर अगर आपके एनवायरनमेंट में डीएचसीपी सर्वर लगा हो, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। जी, हम लोग आईपी एड्रेसिंग का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। तो अभी हमारे एनवायरनमेंट में एक डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है, ये देखिए। अच्छा, आईपी कॉन्फिग ने सिर्फ आईपी एड्रेस सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेट पे बताया, जबकि आईपी कॉन्फिग /r ने हमें ये भी बता दिया जो आईपी एड्रेस मिला है ये डीएचसीपी सर्वर के जरिए से मिला और कब मिला है। लीज ऑब्टेन हुई है 16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक, तो मतलब 24 घंटे के लिए ये आईपी एड्रेस जो है इस मशीन को मिला। आईपी कॉन्फिग सिर्फ आईपी एड्रेस सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेट पे ये चीज बताते हैं, जबकि आईपी कॉन्फिग /r ये भी बता देता है कि आईपी एड्रेस किस तरह से मिला, डीएचसीपी का आईपी एड्रेस क्या है आपका, और लीज कितनी देर के लिए आपका लीज ड्यूरेशन आपकी है क्या, ठीक है। तो दो कमांड्स हम लोगों ने देखी, एक आईपी कॉन्फिग, एक आईपी कॉन्फिग /r, और तीसरी आपको बताई मैंने होस्ट में, ठीक है। अब ये काम करते हैं कि जो ये आईपी एड्रेस हम लोगों की मशीन को मिला होगा ना, यही आईपी एड्रेस जो है ना हम लोग स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से नेटवर्क की प्रॉपर्टीज को आप खोलोगे, ये जो आपके पास जो नीचे टाइम के साथ जो आइकन आ रहा है, आपके नेटवर्क का आइकन आ रहा है, जो मॉनिटर की स्क्रीन आ रही है, इस पर आपने राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट, आप इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ से आप इथरनेट पे क्लिक करोगे और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आओगे। एक तरीका तो ये है इसको खोलने का, देखें कैसे किया मैंने। नेटवर्क के आइकन पर राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग पे आए, देन इथरनेट पे आए और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे यहाँ पे आए। दूसरा तरीका इसको खोलने का क्या है कि आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाओगे। कंट्रोल पैनल के अंदर आपने ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स किया और यहाँ पे आपके पास आ रहा है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, और देन उसके बाद आप इथरनेट की प्रॉपर्टीज पे हो, ठीक है।
कंट्रोल पैनल से भी खोल सकते हैं और अभी यहाँ से राइट क्लिक करके भी खोल सकते हैं। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी आपको, चलें डायरेक्ट मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि आप रन के अंदर आगे या सर्च के अंदर आगे लिखोगे NCPA। NCPA NCPA अगर मैं खाली लिखता हूँ तो खुलेगा या नहीं? नहीं खुला, आपको साथ इसके एक्सटेंशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, NCPA.CPL। NCPA.CPL ये आपके वर्चुअल नेटवर्क अडॉप्टर की प्रॉपर्टीज यहाँ से आप गेट करोगे। और अच्छा, अभी आपने TCP/IP4 को आपने टच करना है, अभी 6 को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप नेटवर्क की प्रॉपर्टीज के अंदर आ गए। ये जो अभी आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, सेम यही आईपी एड्रेस, यही सबनेट मास्क आपने स्टैटिक आपने असाइन कर देना। कैसे? ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग सेंटर पे आप आए। ठीक है, देन उसके बाद जो है आप लोगों ने इथरनेट पे क्लिक किया, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर आए और इथरनेट की प्रॉपर्टीज के अंदर आए। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, आप कंट्रोल पैनल में चल रहे हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर टाइप करें NCPA.CPL। ठीक है, NCPA.CPL, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे नीचे से नजर आता रहे टाइप एड्रेस है क्या था। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आया, प्रॉपर्टीज पे आगे TCP/IP4 की प्रॉपर्टीज के अंदर आया और जो आईपी एड्रेस यहाँ पे नजर आ रहा है सेम यही आईपी एड्रेस मैंने स्टैटिक दिया 192.168.3.159। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने सबनेट मास्क तो लिखा ही नहीं है, इसने खुद ब खुद गेट कर लिया। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255 होता है। अच्छा, सपोज मैं यहाँ पे कोई क्लास ए का आईपी एड्रेस लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.1.1.1। ठीक है, 10.1.1.1। अब देखिए, इसका मैंने आपको क्या बताया था, इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255.0.0.0। एक बार 255, 3 बार 0। अच्छा चलो, मैं अभी यहाँ पे क्लास बी का कोई आईपी एड्रेस लिखता हूँ। क्लास बी की रेंज क्या बताई थी आपको मैंने, 128 से लेकर 191 तक। मैंने लिखा 172.168.0.1। अब जो मैं नीचे क्लिक करूंगा, देखिए खुद ब खुद लिख रहेगा 255.255.0.0। ठीक है, क्लास बी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.0.0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारी मशीन को डीएचसीपी के जरिए से आईपी एड्रेस मिला, वही आईपी एड्रेस मैं अपनी मशीन को स्टैटिकली असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी 159 और सबनेट मास्क इसका ये है। और देन उसके बाद जो है और क्या है, मैंने इसका डिफॉल्ट गेट पर भी देना 192.168.3.1। 192.168.3.1, यही मेरा डीएनएस। ठीक है, ये हम लोगों ने अपनी मशीन को आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करना है, उसको सीएलएस किया। अब दोबारा से कमांड देके देखते हैं ipconfig/all। देखिए अब डीएचसीपी नहीं दिखा रहा, दिखा रहा नहीं। अभी ये देखे ना, पहले डीएचसीपी सर्वर बता रहा था, अभी डीएचसीपी V6 बता रहा है, डीएचसीपी V4 नहीं बता रहा, पहले डीएचसीपी V4 का बता रहा है डीएचसीपी सर्वर के आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ये देखें, पहले डीएचसीपी यस आ रहा था, अभी डीएचसीपी नो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब जो आईपी एड्रेस मिला वो आपने स्टैटिक असाइन किया। पहले जो आईपी एड्रेस आपको मिला होता है डीएचसीपी एनेबल यस दिखा रहा था कि डीएचसीपी के जरिए से मिला। अब आप लोगों ने मैनुअल अपनी मशीन को, अब देखें पहले रिलीज ड्यूरेशन बता रहा था ना कि आपका तारीख भी बता रहा था, किस तारीख को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, जो आप लोगों के 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक के लिए इसकी ड्यूरेशन, इसकी वैलिड। अच्छा, दो काम देखें कि हम लोगों ने अभी तक, एक तो हम लोगों ने देखा कंप्यूटर का नाम चेंज करना और दूसरा हम लोगों ने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिया। तीसरा की यूजर बनाना। मिसाल के तौर पर मेरी ये मशीन जो है वो 2-3 भाई या 2-3 रूममेट या 2-3 दोस्त या 2-3 यूजर यूज कर रहे हैं। अब हर एक चाहता है कि दूसरे के काम के अंदर कोई इंटरफेयर ना करे। मतलब मेरी जो अपनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स हैं या मेरा जो अपना काम है, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्रेडेंशियल सिर्फ मेरे पास हो, मैं अपना पासवर्ड किसी से शेयर ना करूँ। तो मैंने अगर डेस्कटॉप पे कुछ सेव किया या माई डॉक्यूमेंट में कुछ सेव किया तो कोई उससे छेड़खानी ना करे, कोई मेरी स्लाइड्स को, मेरे डॉक्यूमेंट्स को कोई एडिट ना करे, ना उनको ओपन करके देखे। तो इसके लिए क्या आप मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल यूजर अकाउंट बना सकते हो। यूजर अकाउंट आप कैसे बनाते हो, उसके भी 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाओ, कंट्रोल पैनल के अंदर जाके यहाँ से आप यूजर्स के
यूजर अकाउंट पर क्लिक करोगे। ठीक है, दोबारा से देख लें, कंट्रोल पैनल के अंदर आए, ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स के अंदर आए, और देन उसके बाद यूजर अकाउंट्स पर क्लिक, यहाँ से यूजर बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर जाएं। ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट कहाँ पे होता है? कंप्यूटर मैनेजमेंट जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर होता है। अच्छा, आप इतने कोर्स, अपने इस कोर्स के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करेंगे, या तो कंट्रोल पैनल से करेंगे, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से करेंगे, या फिर आप कंप्यूटर मैनेजमेंट से करेंगे। ये तीन बेसिक जो है ना मेन पोर्शन है। अब ये कंप्यूटर मैनेजमेंट जो है क्या चीज है, ये इंशाल्लाह हम लोगों का एक लेक्चर, कमिंग लेक्चर इसके ऊपर होगा, पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि टास्क शेड्यूलर का काम क्या होता है, इवेंट बियर का काम क्या होता है, फोल्डर्स को कैसे शेयर करवाया जाता है, लोकल यूजर ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, सिस्टम की रिसोर्सेज के परफॉर्मेंस को कैसे देखा जाता है, डिवाइसेस जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग करनी है, पार्टीशन को श्रिंक करना है, एक्सटेंड करना, और डिफरेंट टाइप के टाइप सेट्स वगैरह बनाने, या सिस्टम की सर्विस, ये आगे चल के इंशाल्लाह कंप्यूटर मैनेजमेंट का जब हम लोग का चैप्टर आएगा उसमें डिटेल से सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि लोकल यूजर एंड ग्रुप आपने बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं। लोकल यूजर एंड ग्रुप बनाने के लिए आप कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आके यहाँ से लोकल यूजर एंड ग्रुप पे क्लिक करोगे। दूसरा तरीका आपको बताया कि कंट्रोल पैनल के अंदर जाओ, वहां से करें। अच्छा, तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप इतना लंबा आपको आने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करें, क्या टाइप करेंगे जी? LUSR L stands for local, USR stands for user, MGR stands for manager. LUSR dot MSC, ठीक है, डॉट MSC, इसके आपने एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है। आप जब ये टाइप करोगे तो आप डायरेक्ट लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर आ जाओगे। ठीक है, अच्छा, ऑलरेडी एक यूजर बना हुआ एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, और उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखे हुए बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर। मैं एक नया यूजर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू यूजर, यूजर का नाम दिया, फॉर एग्जांपल मैंने जुबैर, जुबैर के नाम से यूजर बनाया, फुल नेम इसका मैंने लिख दिया जुबैर खालिद, और डिस्क्रिप्शन ये मिसाल के तौर पे MCSC की लैब है, उसका जो है हम लोग का क्या था, विंडोज Win10-PC01 था मशीन का नाम, लोकल यूजर। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ये आप अपनी सहूलत के लिए कि जी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन देने का फायदा क्या, ताकि आपको पता हो किस मकसद के लिए बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड आपने लाजमी देना, पासवर्ड मैं वही दे रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा कि मैं कॉमन हर यूजर का रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन। इसका फायदा क्या है कि यूजर जब भी लॉगिन करेगा ना, अपना पासवर्ड खुद से चेंज करे। कल को जुबैर साहब ये शिकायत नहीं कर सकते अगर मैंने ये कंडीशन सेलेक्ट की होगी कि जी मेरा पासवर्ड तो एडमिनिस्ट्रेटर को पता था। भाई, जब एडमिनिस्ट्रेटर ने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दी यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, कंप्यूटर आपको फोर्सफुली कहेगा भाई अपना पासवर्ड चेंज करो, और जो आप चेंज करोगे वो सेम नहीं रख सकते, और वो एडमिनिस्ट्रेटर को पता भी नहीं होगा, तो लिहाजा आपका ये क्लेम जो है वो ये गलत हो जाएगा। ये आप कह ही नहीं सकते कि जी मेरा पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर को पता था। तो अमूमी तौर पे जनरल प्रैक्टिस यही है कि हम लोग इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट रखते हैं। बाज कंडीशंस के अंदर हम लोगों को जो है ना, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ये हम लोग क्यों करते हैं? मिसाल के तौर पे हमने कोई कॉमन यूजर क्रिएट कर दिया, नेट कैफे का सिनेरियो कह लेंगे जी, हर बंदा आके नेट कैफे के अंदर जो है वो PC यूज करता है, तो एक जेनेरिक को बनाता है, गेस्ट यूजर रख दिया, गेस्ट पासवर्ड सपोज रख दिया, ताकि जो है ना हर एक को अलग अलग यूजर देने ना पड़े। या दूसरा सिनेरियो ये है कि आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर हो, आपके पास जो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से जो है ना बच्चे बच्चियां कुछ जो है ना वो लैब यूज करने के लिए आते हैं, कंप्यूटर की लैब यूज करने के लिए। तो आप लोगों ने जो है ना उनका गेस्ट के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है, और सबको आपने इंस्ट्रक्ट किया कि आप गेस्ट के अकाउंट से लॉगिन कर लें। ये कंडीशन सेलेक्ट करने का फायदा क्या हो, कोई बच्चा शरारत ना करे, कोई ये ना करे कि कोई पासवर्ड चेंज कर दे तो बाकी फिर कोई लॉगिन ना कर सके। ठीक है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। जो सर्विस अकाउंट होते हैं उसके ऊपर हम लोग ये कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। अकाउंट इज डिसेबल, इसका मतलब ये है कि अमूमी तौर पे करते हैं इंस्टीट्यूशन जो है ना, कि जब बच्चे के ड्यूज वगैरह क्लियर नहीं है, फीस वगैरह पे नहीं की हुई है, तो एडमिन क्या करता है, उनका अकाउंट उनका डिसेबल करता है फॉर द टाइम, अनटिल अनलेस जब वो अपने ड्यूज क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इनमें से कोई भी चेकबॉक्स सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने एक जुबैर खालिद के नाम से एक लोकल यूजर बनाया, क्रिएट कर दिया, यूजर बन गया। अब इस यूजर को मैं मेंबर बनाना चाह रहा हूँ। अब जुबैर को, अभी ये फिलहाल ऑर्डिनरी यूजर है, आम लोकल यूजर है, इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बनाना चाह रहा हूँ। तो इस पर डबल क्लिक किया, मेंबर ऑफ पे क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट हर यूजर जो है वो यूजर ग्रुप का मेंबर होता है, इसमें मैंने ऐड पे क्लिक किया। इसे मैंने किसी एडमिन ग्रुप का मेंबर बनाना है, जिस ग्रुप का मेंबर बनाना है उसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा, और मैंने चेक नेम पे क्लिक किया। एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम से ग्रुप मौजूद था तो मैंने बना दिया। ठीक है, उसको अप्लाई किया। अब जुबैर लोकल यूजर का मेंबर भी, एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर भी। एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑल इन ऑल, मतलब ये कि कंप्यूटर में कोई भी चेंज कर सकता है, कोई नया
टूल इंस्टॉल करना है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कोई सर्विस इनेबल करनी है, कोई डिसेबल करनी है, कोई कंपोनेंट ऐड करना है, कोई नया मजीद यूजर बनाना है, किसी यूजर को डिलीट करना है, एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने इसको इसके अलावा किसी दूसरे ग्रुप का मेंबर बनाना तो मुझे नहीं पता बिल्ट इन ग्रुप कौन कौन से हैं, तो आप एडवांस पे क्लिक करें और फाइंड नाउ पे क्लिक करें। ये देखें जी, ये यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर के बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट जो पहले से बने बनाए जो ग्रुप्स होते हैं, जिसमें बैकअप ऑपरेटर का ग्रुप है, फिर एप्लीकेटर का ग्रुप है, पावर यूजर का ग्रुप है, ये क्या होते हैं ये इंशाल्लाह जब यूजर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने स्पैर्कुस फॉर रिमोट डेस्कटॉप यूजर का मैंने मेंबर भी बना दिया। ओके किया जी, अप्लाई किया, ओके ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, आपको मैंने बताया कि लोकल यूजर आपको कैसे बनाते हैं, इसका फायदा क्या है। अब जब जुबैर साहब लॉग इन करेंगे तो जुबैर साहब अपनी प्रोफाइल से लॉग इन करेंगे, और जुबैर साहब जो अपने डेस्कटॉप पे या माई डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी स्टोर करेंगे वो उमैर को नहीं नजर आएगा, और उमैर जो कुछ करेगा वो जुबैर को नहीं नजर आएगा। तो दोनों की फाइलें अलग अलग जगहों पर पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी, हम लोगों ने यूजर कंप्यूटर का नाम चेंज किया, आईपी एड्रेस दिया, लोकल यूजर। अच्छा, डोमेन ज्वाइन करनी है। डोमेन ज्वाइन करने के लिए जो सबसे पहली चीज है कि आपका डोमेन कंट्रोलर का और आपकी मशीन का सेम नेटवर्क पे होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं डोमेन कंट्रोलर को अपने चेक करूंगा कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी तक मैंने आपको ट्रबल शूटिंग के हवाले से दो कमांड्स बताई है, कौन कौन सी। एक आपको मैंने बताया होस्ट नेम क्या करते हैं, आपकी मशीन का नाम बताते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑन, या आईपी एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन देती है। स्क्रीन साफ करने के लिए सीएलएस करेंगे। अब आप अपने डोमेन कंट्रोलर के साथ फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं पिंग। पिंग स्पेस जो आपका डोमेन कंट्रोलर उसका आईपी एड्रेस वो है 192.168.3.100। हमारे एनवायरनमेंट में हमारे डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है। डोमेन कंट्रोलर क्या होता है हम लोग नेक्स्ट जो है अपने कमिंग लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज खुद से इंस्टॉल करके जो है देखेंगे, खुद से डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। L1 वाले इंजीनियर की जॉब होती है कि सिर्फ डोमेन या वर्कबुक ज्वाइन करना, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर आता है, पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क के अंदर आता है। जब भी आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो फिर आपको कंप्यूटर का नाम भी चेंज करना पड़ता है और आपको वर्कबुक या डोमेन ज्वाइन करनी पड़ती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जब भी आप पिंग करोगे ना, पिंग के रिस्पॉन्स में आपको तीन तरह का रिप्लाई आ सकता है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ सकता है, या रिप्लाई फ्रॉम दिस मशीन आ सकता है। रिप्लाई फ्रॉम दिस मशीन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मशीन एग्जिस्ट करती है। सपोज मैंने इसके 100 के बजाय लिख दिया 200, वैसे ही रैंडमली एक आईपी लिख दिया होगा, तो अब इसको पिंग करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, लेकिन कह रहा है होस्ट अनरीचेबल। मतलब ये है कि ये आईपी एड्रेस बिलोंग तो आपके नेटवर्क से ही कर रहा है, लेकिन इस जगह तक पहुंच नहीं पा रही आपकी ये मशीन जो है ना। अच्छा, मैं कोई दूसरे किसी दूसरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस लिख देता हूँ 10.10.10.10, एक आईपी एड्रेस ऐसे रैंडमली लिख दिया। तो देखें अब इसका रिस्पांस क्या आएगा आपको। मैंने पिंग किया और वो कह रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। जब भी आप किसी दूसरे नेटवर्क के आईपी एड्रेस को आप पिंग करने की कोशिश करोगे तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब ये आपके नेटवर्क से बिलोंग ही नहीं करता ये, ठीक है। एनीवे, स्क्रीन को मैंने क्लियर किया और यहाँ मैंने लिखा पिंग स्पेस 192.168.3.100। मुझे पता है ये मेरे डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है। जो डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस होगा वो आपने अपने नेटवर्क की प्रॉपर्टीज के अंदर आके आपने एज ए प्रेफर डीएनएस आपने देना, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉपर्टीज को आपने यहाँ से डायरेक्ट कैसे खोलना है, आप यहाँ पे क्या कमांड दोगे, ncpa.cpl। नेटवर्क की प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इथरनेट की प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाओगे और यहाँ से टीसीपी/आईपी की प्रॉपर्टीज के अंदर आ गए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दी है ना स्टैटिक आईपी एड्रेस दी है अपनी मशीन को, ठीक है। वो मैंने आपको कैसे बताया था, आपको मैंने बताया था कि आप नेटवर्क के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आओगे, आप इथरनेट पे क्लिक करोगे और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आ जाओगे। यहाँ से आप इथरनेट की प्रॉपर्टीज गेट करोगे। एक तरीका आपको मैंने ये बताया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाओगे, कंट्रोल पैनल के अंदर जाके ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स के अंदर आके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आओगे और यहाँ से आप इथरनेट की प्रॉपर्टीज में आ जाओगे। अब इसी का मैंने आपको शॉर्टकट ये बता रहा हूँ कि आप बजाय ये सारा प्रस्तुत करने के आप यहाँ पे लिखें ncpa.cpa, आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाओगे। और हम लोगों ने क्या करना है, जो डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है वो हमने एज ए प्रेफर डीएनएस दे देना। तो ये डीएनएस की जगह पे लिखना है, क्या लिखा है, 192.168.3.100। अच्छा, मैंने इसको स्वैप करना, 100 को ऊपर लेके आना, 1 को नीचे लेके आना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एडवांस पे क्लिक करोगे
डीएनएस पे आओगे और यहाँ से अप एरो के जरिए से आप इसको ओपन चेक कर सकते। ये 1 ऊपर आ गया या 100 ऊपर आ गया, ठीक है। मैंने दोनों डीएनएस रहने दिए, 100 वाले को मैं ऊपर ले, 1 वाले को नीचे ले, ठीक है। अच्छा, अब पहला काम तो मैंने किया कि अपने टीसीपी की प्रॉपर्टीज के अंदर आके जो डीएनएस या मेरा जो डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस था उसको मैंने एज अ प्रेफर्ड डीएनएस दे दिया। अब दोबारा से मैं माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ से रीनेम पीसी करूंगा, ठीक है। मैंने रीनेम दिस पीसी किया, नहीं रीनेम दिस पीसी तो नहीं हम लोगों ने करना, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको डोमेन ज्वाइन करना है। तो उसके लिए मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा और इसी की आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शॉर्टकट की बताई है। शॉर्टकट की आपको मैंने क्या बताई थी, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप sysdm.cpl, sysdm.cpl लिखोगे तो डायरेक्ट आप उसकी प्रॉपर्टीज तक पहुंच जाओगे, सिस्टम की प्रॉपर्टीज तक। यहाँ से चेंज पे क्लिक करेंगे और आप डोमेन, हमारी डोमेन का नाम क्या है जी, हमारी डोमेन का नाम है जी urduit.com। urduit.com मैंने डोमेन का नाम दिया यहाँ पे। और अब ये जो यूजर पूछ रहा है मेरा डोमेन के ऊपर यूजर जो क्रिएट हुआ हुआ जो मेरा डोमेन कंट्रोलर पे एक यूजर है, एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में एक यूजर है, उसके मैं क्रेडेंशियल यहाँ पे पुट करूंगा। सबसे पहले तो आपका सेम नेटवर्क पे होना चाहिए, पिंग करके देख लो फिजिकल कनेक्टिविटी बनी हुई नहीं बनी हुई, ओके करेंगे। और जब भी आप कंप्यूटर का नाम चेंज करोगे या कंप्यूटर की डोमेन चेंज करोगे उसको लाजमी तौर पे आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये थोड़ा टाइम लेगा, ये भी रिस्टार्ट होकर वापस आता है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, कंप्यूटर का नाम भी चेंज कर लिया, हम लोगों ने आईपी एड्रेस सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेट पे भी दे दिया, हमने लोकल यूजर पे बता दिया और हम लोगों ने डोमेन भी जान लिया। रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग्स, रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग क्या है, अभी तो मैं इस अपनी विंडोज 10 की मशीन को जो एक्सेस कर रहा हूँ ना, ये मैं हाइपर वी मैनेजर के अंदर जाता हूँ, वहां से राइट क्लिक करके कंसोल कनेक्ट करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको हाइपर वी के अंदर जाके राइट क्लिक करके कंसोल कनेक्ट ना करूँ, बल्कि मैं इसके आरडीपी की सर्विसेज इनेबल कर दूँ वहां पे वर्चुअल मशीन के अंदर। और उसके बाद अपने लैन के ऊपर बैठ के लोकली नेटवर्क पे बैठ के मैं इसको कहीं से भी किसी दूसरे लैपटॉप से या किसी दूसरे पीसी से किसी दूसरे डेस्कटॉप से मैं टर्मिनल सर्विसेज के जरिए से इसको एक्सेस करूँ, आरडीपी के जरिए से इसको एक्सेस करूँ। वो कैसे करते हैं, पहले हम इसके आरडीपी की सर्विसेज की हम अनेबल करेंगे। अच्छा, अब मैं जब लॉगिन कर रहा हूँ देखें पहले सिर्फ मशीन का नाम दिखा रहा है, अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से। देखिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, वो देखें वो उसने नीचे कर दिया win10-pc01। वो पूछा एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से इस मशीन पे लॉगिन करना है या आपने डोमेन पे लॉगिन करना। अगर तो मैंने डोमेन पे लॉगिन करना तो फिर मैं पहले डोमेन का नाम दूंगा, मेरे डोमेन का नाम है उर्दू आईडी, उर्दू डैश आईडी। और उसके बाद इसका उर्दू आईडी का एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने पासवर्ड दिया। अब ये जो लॉगिन कर रहा है ये उर्दू आईडी के एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से जो है वो लॉगिन कर रहा है इस मशीन को। अभी मैंने क्या करना है कि इसके आरडीपी की सर्विसेज जो एनेबल करनी है। अच्छा, जब भी आपका नए यूजर लॉगिन करता है ना तो वो थोड़ा टाइम लगता है, तो ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर, इसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखें चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो उर्दू आईडी का पहली बार इस पर लॉगिन किया तो इस वजह से डेस्कटॉप के ऊपर आइकन नहीं दिखा रहा। तो आइकन्स को विजिबल करने के लिए मैंने आपको बताया आप पर्सनलाइज पर जाओगे और देन उसके बाद आप थीम्स पर क्लिक करोगे। थीम्स पर क्लिक करने के बाद आप चेंज आइकन्स पर क्लिक करोगे, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, और यहाँ से आप आइकन जो जो विजिबल करवाना चाह रहे हो करवा दो, ठीक है। आप दोबारा से सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज के अंदर आओगे, एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर आप आओगे, यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। और यहाँ से रिमोट का टैब है, इस पे आगे और आप क्या करोगे, यहाँ से बाय डिफॉल्ट डोंट अलाउ होता है तो इसको आप कर दोगे अलाउ और रिमोट कनेक्शन, कि इस कंप्यूटर को रिमोटली अलाउ करो। आई थिंक ये पहले से हम लोगों ने किया था, पहले हम लोगों ने इस क्लास से पहले शायद, तो तब करके ये दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट वैसे ये डोंट अलाउ होता है, ठीक है। मैंने इसको अलाउ कर दिया हुआ। अच्छा, यही काम आप लोग जो है सिस्टम की प्रॉपर्टीज, अभी थोड़ी देर पहले उसकी आपको शॉर्टकट की बताएं sysdm.cpl, यहाँ से आप रिमोट पे आओगे और अलाउ, किस किस यूजर को अलाउ करना है। बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर को तो अलाउ होता है। अब जुबैर क्यों दिखा रहा है, चूंकि हमने अभी जुबैर का लोकल यूजर बनाया था और जुबैर को हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली रिमोट डेस्कटॉप यूजर के अंदर ऐड किया था, इस वजह से जुबैर भी दिखा रहा है। किसी और यूजर को हम लोगों ने अलाउ करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक किया, फाइंड किया, जिस यूजर को हम लोगों ने अलाउ करना है वो यहाँ से हम लोग यूजर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। एनीवे हम लोगों ने रिमोट डेस्कटॉप अलाउ कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर, पास पे क्लिक किया,
अब मैं, ये मेरा डेस्कटॉप, मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप से बैठ के मैं उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपने लैपटॉप पे आ गया, MSPSC मैंने किया और मैं अपनी उस वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.3.159 वो आईपी एड्रेस दूंगा मैं। कनेक्ट पे क्लिक किया, वो देखो मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा हूँ। तो उस मशीन के लोकल उस पर लॉग इन करना है, तो मैं 192.168.3.159 उस मशीन का आईपी एड्रेस / उसके ऊपर जो यूजर बना हुआ, उस पर जी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बना, उमैर बना, जुबैर बना, मैं किसी भी अकाउंट से लॉग इन कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉग इन कर रहा हूँ। और अब मैं हाइपर-वी के जरिए से कनेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैंने रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इनेबल की और मैं लैन के ऊपर बैठे हुए किसी भी दूसरे कंप्यूटर से, मतलब मैं फिजिकल होस्ट से बैठ के अपनी गेस्ट मशीन को आरडीपी कर रहा हूँ, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के जरिए से एक्सेस कर रहा हूँ। इसको रिमेंबर मैंने कर दिया पासवर्ड। ये देखें जी, win10-pc01, ये मशीन का नाम .urdu.it.com, ये मेरे डोमेन का नाम। ये इस मशीन को मैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के जरिए से अपने फिजिकल कंप्यूटर से बैठ के, मैं अपने होस्ट से बैठ के अपनी गेस्ट मशीन को, अपनी वीएम को मैंने आरडीपी किया। ठीक है, और इसके अंदर अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी फील होगा लॉगिन होते तो फिर मैं बताता हूँ। देखिए अभी फुल स्क्रीन आपको दिखा रहा है। जब हम हाइपर-वी के जरिए से जब इसके कंट्रोल हम ले रहे थे तो वहाँ पे हमें फुल स्क्रीन नहीं आ रही थी, वहाँ पर स्क्रीन का साइज छोटा आ रहा था। ठीक है, तो ये अभी मैंने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के जरिए से मैंने अपनी उस मशीन को एक्सेस किया। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको चला बताता हूँ। आप टास्क बार पे राइट क्लिक करें, टास्क मैनेजर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको कनेक्टेड मोर डिटेल पे है और आप यूजर्स पे क्लिक करें, आपको डिटेल मिल जाती है यूजर्स की। तो इस वक्त इस मशीन पे कौन लॉग इन हुआ है, इस मशीन पे इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट फिलहाल एक एडमिनिस्ट्रेटर वो कनेक्टेड दिखा रहा है, एक डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। ये जो पहले जो यूजर था ना, ये लोकल कंसोल के जरिए से हाइपरवाइजर के जरिए से लॉग इन हुआ था। अभी जो यूजर ये कनेक्ट हुआ हुआ है ना, ये आरटीपी पर, ये हम लोग आगे चल के जब शेयर फोल्डर और यूजर मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहां पे आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने कंप्यूटर का नाम भी दे दिया, आईपी एड्रेस भी दे दिया, यूजर भी बनाना सीख लिया और डोमेन भी जोन बना दी रिमोट डेस्कटॉप। हाँ, टाइम जोन जी ये रियली एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डोमेन एनवायरनमेंट में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। टाइम आप लोगों ने चेंज करना, सिंपल आप टाइम पे राइट क्लिक करें और एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। टाइम जोन का आप लोगों ने खास तौर पे ख्याल रखना है। जब भी ये विंडो इंस्टॉल होती है तो इसमें कनाडा यूएस होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी सेट किया हुआ था। तो आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो यहाँ से आप +5 आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और अगर आप सपोज यूएई के अंदर हो, मस्कत के अंदर हो, इस रीजन में हो, तो यहाँ से आप +4 सिलेक्ट करो। ठीक है, इस तरीके से आप इसका डेट टाइम आप सेट करोगे। डेट टाइम आपने लाजमी सेट करना है। ठीक है, और इसके अलावा और भी चीजें, मतलब यहाँ से अपना रीजन भी चेंज कर सकते हो, कोई एडिशनल लैंग्वेज आपने इंस्टॉल करनी हो या आप लोगों ने रीजन अपना चेंज करना हो। मिसाल के तौर पे रीजन जो है अभी आप लोगों का रिकमेंडेड जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इसके अलावा आप लोगों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अलावा आप लोगों ने कोई दूसरा कंट्री सेलेक्ट करना है, तो आप दूसरा कंट्री भी आप सेलेक्ट कर, कंट्री रीजन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। आप इंग्लिश का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज के अंदर आके आप मजीद एडिशनल लैंग्वेज, खैर ये कंट्रोल पैनल में हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से सारी से वन बाय वन देखेंगे। फिलहाल बताना मकसद ये था, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर डेट एंड टाइम भी आता है कि आपने इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन अपने कंप्यूटर का डेट टाइम आपने मेक श्योर कर देना है कि डेट और टाइम इसका करेक्ट है। और टाइम जोन आपका जो है प्रॉपर टाइम जोन जो है ना, आप उसको फॉलो कर रहे हो। हम लोग अगर दुबई में बैठे हैं तो यहाँ से हम +4 सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, और इसके अंदर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है आप लोगों के फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन और विंडोज अपडेट्स। विंडोज अपडेट के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे और ये जो सेटिंग्स, आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे, स्टार्ट पे और सेटिंग पे, और यहाँ से आप अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कर दोगे चेक फॉर अपडेट्स। ठीक है, अगर तो आपकी मशीन के ऊपर नेट चल रहा होगा तो ये डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होगा और देन उसके बाद जो है, जो अगर अपडेट्स अवेलेबल होंगे डाउनलोड करना शुरू कर देगा। और वैसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में यहाँ पे जो है ना WSUS सर्वर लगा होता है, विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट सर्वर लगा होता है, या फिर SCCM सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सर्वर लगा होता है। ठीक है, देखिए जी इसने दिखाया लेटेस्ट चेक, इसने टुडे 3:34 AM इसने अभी अभी चेक किया और यहाँ पे इसको कोई अपडेट यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, और मैं अगर अपडेट की इसकी हिस्ट्री के अंदर जाना चाहूँ, व्यू अपडेट हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि इसके ऊपर कब कब जो है वो अपडेट इंस्टॉल हुआ है। तो इसके अंदर एक वो बता रहा है कि जी क्यूमुलेटिव अपडेट जो है ना जनवरी 2022 का इंस्टॉल हुआ, किस तारीख को इंस्टॉल हुआ, 14 तारीख को इसको इंस्टॉल हुआ, इससे पहले 11 तारीख को इस मशीन के ऊपर। जबकि ये मशीन बनी हुई है तो उसके हिसाब से अच्छा डेफिनेशन देख लेते हैं। वो डेफिनेशन की आज की तारीख में, आज की डेट में इसके ऊपर एंटीवायरस की डेफिनेशन इंस्टॉल हुई हुई है।
ठीक है। अच्छा, ये दोबारा से देख लें कि अपडेट्स आप लोगों ने कैसे कहाँ से करने हैं। आप सेटिंग्स के अंदर आओगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, और देन उसके बाद है ये किस तरह के अपडेट्स होते हैं, ये सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, सिक्योरिटी पैचेस, जो कि रिकमेंडेड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि आपने लाजमी इंस्टॉल करना। अच्छा, एक और चीज आपने ध्यान में रखनी, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके फायरवॉल एनेबल हो जाते हैं। बाद एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि फायरवॉल आपको डिसेबल करनी पड़ती है, या फिर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई कस्टम सोल्यूशन लगा, आप विंडोज की नेटिव फायरवॉल को यूज नहीं करना चाह रहे, कोई बिल्ट इन सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस है उसको यूज नहीं करना चाह रहे, बल्कि आप सिमेंटिक का सोल्यूशन या मैकेफे का सोल्यूशन यूज करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने ये विंडोज डिफेंडर जो बिल्ट इन एंटीवायरस है उसको डिसेबल करना है या फायरवॉल को डिसेबल करना है, तो वो दो तीन तरह से किया जा सकता है। एक तरीका तो है कि आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाएं, कंट्रोल पैनल के अंदर आगे आप ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स के अंदर आएंगे, ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स के अंदर आगे यहाँ से आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे भी आ रहे हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी की ऑप्शन आ रही होगी आपके पास। तो पहले आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर से आपको बता देता हूँ। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में ये विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट है फायरवॉल आपने ऑफ करनी है, आप टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन एंड ऑफ। ये तीन तरह के नेटवर्क होते हैं, एक आपका पब्लिक नेटवर्क होता है, एक प्राइवेट होता है, डोमेन। मैंने इसको तीनों में आके ऑफ कर दिया। कहाँ से आया? कंट्रोल पैनल के अंदर आके मैंने किया। दूसरा तरीका है ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसके अंदर आपने क्लिक किया, इथरनेट पे क्लिक किया, और यहाँ से विंडोज फायरवॉल पे क्लिक किया। विंडोज फायरवॉल पे क्लिक करने के बाद जो है ये देखें अभी ये ऑन है ऑफ है, इसको आपने ऑन ऑफ करना है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने फायरवॉल को ऑफ कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, यहाँ से ऑफ कर दिया, ये तरीका यहाँ से ऑन ऑफ। और इसका शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, ncpa.cpl, और यहाँ से आप एक स्टेप अप आओ, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर आना है आपको। बेसिकली नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में कहाँ से आते हैं, कंट्रोल पैनल से भी आ सकते हैं, और टास्क बार पे जो आइकन आ रहा होता है वहां से भी आ सकते हैं। यहाँ पे आए आप लोग, और देन उसके बाद जो सॉरी ये विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन एंड ऑफ, टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल अभी ऑफ की हुई है, इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। ये ये देखें अभी ये ऑफ की हुई है, तो ये रेड आ रहा है। अब जब मैं इसको विंडोज फायरवॉल को ऑन करूंगा, टर्न ऑन किया, टर्न ऑन किया, टर्न ऑन किया, ठीक है, सारे को मैंने ऑन कर दिया, ग्रीन आ गया। अभी डोमेन के अंदर ऑन किया, ये बारी बारी आप सारे कर सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क पे भी आप कर सकते हो, डोमेन पे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मकसद ये था कि सिर्फ आपको बताना कि विंडोज फायरवॉल आपने ऑन करनी है या ऑफ करनी है, वो कैसे करनी है, ठीक है। दोबारा से देख लें, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स के अंदर आए आप, और देन यहाँ से आपने इंटरनेट पे क्लिक किया, राइट साइड पे आप कह रहे हो विंडोज फायरवॉल, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप कंट्रोल पैनल के अंदर आए, कंट्रोल पैनल के अंदर आके, और यहाँ से आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर आ जाए, ठीक है, और विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन एंड ऑफ, यहाँ से टर्न ऑफ करते हैं, यहाँ से टर्न ऑफ, ठीक है। अपडेट्स के मैंने आपको बता दिया। अपडेट्स के लिए आपने राइट यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद जो है आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अपडेट्स पे आप आए, और यहाँ से आपने चेक फॉर अपडेट्स कर दिया। अच्छा, एंटीवायरस को आपने ऑन या ऑफ करना है। एंटीवायरस को ऑन या ऑफ आप दो तीन तरीकों से कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हो, सेटिंग से भी कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप इस अप एरो पे क्लिक करो, ये शील्ड का आइकन आ रहा है, इस पे आप राइट क्लिक करो, व्यू सिक्योरिटी डैशबोर्ड पे क्लिक करो, व्यू सिक्योरिटी डैशबोर्ड पे क्लिक किया, देन उसके बाद जो है ये वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन पे आप आए, और मैनेज सेटिंग्स पर क्लिक किया। ये रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ कर, इसका मतलब एंटीवायरस ऑफ हो गया, इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। सेम यही काम जो है मैं यहाँ से सेटिंग से भी कर सकता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आए, सेटिंग्स के अंदर आने के बाद जो है यहाँ से भी आप जो है ना सिस्टम की किसी भी किस्म की कोई आपने सेटिंग जो है वो चेंज करनी है। फायर ये स्पेसिफिकली आपने एंटीवायरस अनेबल डिसेबल करना है, राइट क्लिक किया, व्यू सिक्योरिटी डैशबोर्ड पे आप आए, और जब उसके बाद जो है वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक किया, मैनेज सेटिंग्स के अंदर आए, और यहाँ से आपने एंटीवायरस ऑन या ऑफ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सिस्टम प्रॉपर्टीज वगैरह, लोकल यूजर ग्रुप वगैरह, तो ये आप स्टार्ट पे राइट क्लिक करो तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मिल रही है, कंप्यूटर मैनेजमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है,
और सिस्टम की डिफरेंट सेटिंग वगैरह आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो वो सारे काम आप स्टार्ट पर राइट क्लिक करके वहां से भी कर सकते हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने कमांड्स कौन कौन सी सीखी है जी, जल्दी से उसका हम लोग रिकैप कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि कमांड प्रॉम्प्ट को जब भी ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, ठीक है। 3 कमांड्स हम लोगों ने ट्रबल शूटिंग के हवाले से सीखी है। होस्ट नेम, कंप्यूटर का नाम देखने के लिए, आईपी कॉन्फ़िग, सिंपल करूंगा तो सिर्फ आईपी एड्रेस सबनेट मास्क डिफॉल्ट के लिए दिखाएगा। आप एरो से कमांड रिपीट कर सकते हैं, आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल। ये करूंगा तो आईपी एड्रेस और उसकी सारी डिटेल कि ये डीएचसीपी के जरिए से मिला या स्टैटिक मिला, कितनी देर के लिए लीज मिली, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन क्लियर करने के लिए सीएलएस, और मैंने फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए बताया पिंग। पिंग स्पेस आपके आगे जिस मशीन को पिंग करके देखना चाह रहे हो, जिससे फिजिकल कनेक्शन चेक करना चाह रहे हो, 192.168.3.100, ये हमारे डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस, डोमेन कंट्रोलर को पिंग कर पा रहा है। इसके अलावा कुछ मैंने आपको बताया कि लोकल यूजर एंड ग्रुप को खोलने के लिए या कंट्रोल पर नेटवर्क सेटिंग्स को, इथरनेट की प्रॉपर्टीज को खोलने के लिए मैंने आपको बताया ncpa.cpl। ncpa.cpl लिखेंगे तो आपकी जो इथरनेट की प्रॉपर्टीज आपके ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। इथरनेट कार्ड की प्रॉपर्टीज यहाँ से आप इस जो भी आईपी एड्रेस अगर आपने चेंज करना वो आ जाएगा। लोकल यूजर एंड ग्रुप के लिए आपको क्या बताया, आप यहाँ पे लिखोगे lusrmgr.msc, लोकल यूजर एंड ग्रुप के लिए क्या है। और सिस्टम की प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्या बताया, sysdm.cpl, sysdm.cpl, ये आपकी सिस्टम की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं, कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करवा सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। ठीक है जी। और कंप्यूटर मैनेजमेंट कैसे खोलना है, कंप्यूटर मैनेजमेंट कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के जरिए से भी जा सकते हैं, या फिर आप COMP-MGMT.MSc, ये कंप्यूटर मैनेजमेंट आपके जो अभी जब मैं टाइप करूंगा देखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल के आ गई है। अच्छा, ये आज के जो कमांड्स हम लोगों ने जो शॉर्टकट्स वगैरह जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा स्लाइड में भी लिखे, मैं आपको स्लाइड भी आपसे शेयर कर लूंगा। होस्ट नेम की कमांड को देखा, आईपी कॉन्फ़िग को देखा, पिंग को देखा, कंप्यूटर मैनेजमेंट के लिए COMP-MGMT.MSc, लोकल यूजर मैनेजर के लिए LUSRMGR.MSc, और कंट्रोल पैनल की प्रॉपर्टीज के लिए NCPA.cpl और SYSDM.cpl, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफी है इंशाल्लाह जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ तो आप लोग अपने जो है वो क्वेश्चन कर लीजिए।